हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जिसने 5 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संविधान सभा में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? लोकतंत्र के हित में गांव को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमें गांव में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अनंत शयनम अयंगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो 32 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है। यह मौलिक अधिकारों को पुनर्स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है। यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। या फिर यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है। तो 33 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। तो भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जल या नदी विवादों का निपटारा संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत गठित जल न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि न्यायाधिकरण के निर्णय को संबंधित पक्षों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें लोकसभा दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसमें राइट आंसर होगा। तो ये आप मिलान कर लेना। ठीक, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया, आप लोग इसमें मिलान कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है? BS नायपाल, MSA राव, घनश्याम शाह या फिर टेड गुर। तो इसमें जो सही है यह है BS नायपाल। निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण अ मिलियन म्यूटिनीज के रूप में वर्णित किया है? तो ये है BS नायपाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान या फिर मोहम्मद करीम छागला। तो रोजेज इन दिसंबर ये किसकी जीवनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि मोहम्मद करीम छागला की ये जीवनी है, रोजेज इन दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए हैं क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी और दूसरी तरफ उनकी उत्पत्ति का राज्य दिया गया है। तो देखो इसमें आंसर बताती हूँ मैं। इसमें जो सही है 37 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3 4 2 1। क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 इसमें राइट आंसर होगा। 3 4 2 और 1। तो राष्ट्रीय लोकदल ये उत्तर प्रदेश, इंडियन नेशनल लोकदल ये हरियाणा, जनता दल ये है कर्नाटक और राष्ट्रीय जनता दल ये है बिहार। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक या संपादक है? तो रेनार्ड वेंडिकस, एरी एम केकोविस,
एंथोनी पायने या फिर पार्थ चटर्जी? तो 38 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, एंथोनी पायने। द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? एंथोनी पायने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? लॉयड तथा सूसन रुडोल्फ, गुनार मेडल, रजनी कोठारी, केसी वियर। तो निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि लॉयड तथा सूसन रुडोल्फ ने कहा है। तो उसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है, यानी कि डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट कहा है? तो किसने कहा है? पाल ब्रास ने, जेम्स मैनर ने, क्रिस्टोफर जेफर लॉट ने या फिर अतुल कोहली ने? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, अतुल कोहली ने कहा है। किसने कहा है? अतुल कोहली ने कहा है। क्या कहा है? लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या दी गई है ना? तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4123। क्या हो जाएगा? 4123, 4123। तो यानी कि आंध्र प्रदेश इसमें 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ इसमें 4 हैं और झारखंड इसमें 5 हैं और मध्य प्रदेश इसमें 6। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो टाइप दिए गए हैं और दूसरी तरफ दबाव समूह है। तो टाइप ये दिए गए हैं संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह, एनोमिक दबाव समूह। और दबाव समूह में दिए गए हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ और राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे। तो 42 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4। तो संस्थागत दबाव समूह ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ, सामुदायिक दबाव समूह ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। ठीक है, इस तरह से इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो प्रश्न में दिए गए 4 प्रकार के दबाव समूह का वर्गीकरण ये ग्रेवियल आमंड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में किया है। और एनामिक दबाव समूह को भारत में एक उदाहरण जातिगत दबाव समूह भी है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद यानी कि पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? पार्थ चटर्जी, एंथनी डी स्मिथ, बिल किमलिका या फिर बेनेडिक्ट एंडरसन? तो 43 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, एंथनी डी स्मिथ ने। तो एंथोनी स्मिथ ये राष्ट्रवाद के विद्वान हैं। उन्होंने भारत को पॉलीसेंट्रिक राष्ट्रवाद का उदाहरण माना है क्योंकि भारत में अनेक जातीय व धार्मिक समूह निवास करते हैं। इसके विपरीत उन्होंने बांग्लादेश व पाकिस्तान को एक एथनोसेंट्रिक राष्ट्रवाद का उदाहरण माना है क्योंकि इन देशों में मुस्लिम समुदाय का ही बाहुल्य ज़्यादा है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्रन गुहा, अखिल गुप्त, अचिन बानाइक या फिर आशुतोष वार्ष्णेय? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रन गुहा। तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रामचंद्रन गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ भारत में या फिर स्वरोजगारी महिला संघ? तो 45 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये 1926 में हुई थी तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46,
गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है? तो कर्मचारियों की भर्ती, अधिनिर्णय, निर्देशन या फिर समन्वयन। तो गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अधिनिर्णय को। ठीक है, किसको नहीं किया गया? अधिनिर्णय को शामिल नहीं किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल है? व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, संविदा के आधार पर नियुक्ति, समूह भावना या फिर इक्विटी। तो 47 में जो सही है, देखो ये हो जाएगा, एक तो इसमें पहला वाला सही है और थर्ड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही आंसर होगा, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मुखबिर कहा जाता है, पजलर कहा जाता है, रेट वस्टर कहा जाता है या फिर चिजलर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुखबिर कहा जाता है। तो शिकागो यानी कि अमेरिका के पास एक हाउथॉर्न में स्थित एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन ये एल्टन मेयो व उसके सहयोगी द्वारा किया गया था और लोक प्रशासन में मानव संबंध दृष्टिकोण का विकास इसी अध्ययन से हुआ है। तो इसमें देखो जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? एक तथ्य कथन और एक मूल्य कथन, एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन, अनेक मूल्य कथन और एक तथ्य कथन और अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन। तो हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन। ठीक है, अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मूनी और रीले ने नहीं किया है ना? नहीं किया है हमसे पूछा है। तो इक्विटी सिद्धांत, सोपान सिद्धांत, प्रबंधक अनुक्रम सिद्धांत या फिर प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण किसने नहीं किया है? मूनी और रीले ने नहीं किया है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी सिद्धांत का प्रतिपादन निरूपण इन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये गुलिक व उर्विक द्वारा लिखित तथा इसे शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रतिनिधि पुस्तक माना जाता है। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो बताइए मैक्स वेबर के अनुसार इनमें से कौन सा है जो कि नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? तो पद का उसके पदधारी से अलगाव, नियमों का कठोरता से पालन, संरक्षक द्वारा चयन या फिर अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक। तो देखो 52 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, संरक्षक द्वारा चयन, ये इसका अभिलक्षण नहीं है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का ये अभिलक्षण नहीं है। तो ये है संरक्षक द्वारा चयन, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? यह अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस कार्यवाही है, यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिवेशगत यानी कि इन्वायरमेंट लिंक्ड कार्यवाही है, इनमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की ज़रूरत होती है। तो 53 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए, यह अचेतन कार्यवाही है। निर्णय निर्माण क्या है? एक सचेत क्रिया है ना? निर्णय निर्माण क्या है? निर्णय प्रक्रिया क्या है? ये एक सचेत प्रक्रिया है। तो हमसे क्या पूछा था? निर्णय प्रक्रिया का एक अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? क्षेत्रकर्मी, सलाहकार स्टाफ, जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं, या फिर जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके मुख्य कामों के कार्यान्वयन में मदद करते हैं। तो देखो कौन से स्टाफ हैं जो कि अधिकारी कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार स्टाफ कहलाते हैं। स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं कौन? सलाहकार स्टाफ कहलाते हैं। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा संरचना की बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है? लोकतंत्रात्मक प्रशासन, एक तंत्रीय प्रशासन, विकास प्रशासन या फिर उपयुक्त सभी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विकास प्रशासन। क्या है? विकास प्रशासन। तो विकास प्रशासन को परिवर्तनोन्मुख व कार्योन्मुख प्रशासन माना जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वसामान्य नहीं है? तो लेखाकरण, भराव, प्रबंधकीय तकनीकी या फिर विषय क्षेत्र और जटिलता? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विषय क्षेत्र और जटिलता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन सा तत्व सर्वसामान्य नहीं है? तो ये है विषय क्षेत्र और जटिलता। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? 1950, 1951, 1951, 1952, 1952, 1953 या फिर 1953, 1954? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय जो पंचवर्षीय योजना है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो बताइए। तो 57 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा 1950, 1951। अगला है अभिकथन। अच्छा, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें कथन बोल रहा है, जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ठीक है, कारण इसका दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई है। तो देखो इसमें 58 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि ए और आर सही तो दोनों दिए गए हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें लेखक दिए गए हैं और दूसरी ओर उनकी पुस्तकें दी गई हैं, है ना। तो देखो 59 का मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि 4321 क्या हो जाएगा? 4321 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 1980 के दशक में? तो निष्पादन बजट निर्माण ये कब लोकप्रिय हुआ था? ये हुआ था 1950 के दशक में। 1950 के दशक में। तो निष्पादक बजट प्रणाली की शुरुआत ये 1950 में अमेरिका में हुई थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ बाल्टज के तर्क का आधार किसने ग्रहण किया? स्टैनली हॉफमैन ने, चार्ल्स किंडेल वर्गर ने, जॉन मार्शीमायर ने या फिर जॉन गैडिस ने? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शीमायर ने। किसने? जॉन मार्शीमायर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? संरचनात्मक यथार्थवाद, गणतंत्रीय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद या फिर सांस्थानिक उदारतावाद? तो लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है ऑप्शन नंबर डी, सांस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत। सांस्थानिक उदारतावाद के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सही नहीं है? तो हमें कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें देखो पहला दिया गया है, सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है। दूसरा है, हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है। अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है। स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
तो इसमें 63 में जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4 इसमें सही दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? राजनीतिक विचारधारा से आर्थिक उदारतावाद, भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र, राष्ट्र राज्य से समयता राज्य, या फिर राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। तो 64 का जो सही है तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। तो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक ये हंटिंगटन है। इस पुस्तक में उन्होंने भविष्यवाणी की है कि उत्तर शीत युद्ध काल में राज्यों के मध्य राजनीतिक विचारधाराओं के संघर्ष का स्थान सांस्कृतिक व धार्मिक संघर्षों द्वारा ले लिया जाएगा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो हमें कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन बोल रहा है आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। कारण इसका दिया गया युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। तो देखो इसमें 65 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। अर्ध राज्य क्या है? ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकारपरक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभवपरक राजत्व में अत्यधिक विपन्न हो, या फिर ऐसा राज्य जो अनुभवपरक राजत्व से संपन्न हो, ऐसा राज्य जिसमें ना तो क्षेत्राधिकारपरक राजत्व हो ना ही अनुभवपरक राजत्व हो, या फिर ऐसा राज्य जिसकी विभक्त राज्य निष्ठा हो। तो 66 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए, ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजत्व में अत्यधिक विपन्न हो। तो इसमें जो सही ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? आर्थिक उदारतावाद से, आर्थिक यथार्थवादी से, वाणिज्यवाद से, या फिर नव मार्क्सवाद से। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि नव मार्क्सवाद से संबंधित है, नव मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो विदेश नीति थिंक टैंक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके देश दिए गए हैं। तो देखो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। इसमें 68 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3412 इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं आतंकवादी संगठन और दूसरी तरफ उनके देश दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है ये है LTTE, ये है श्रीलंका, हिजबुल्लाह ये है ईरान, बाको हैरम ये है नाइजीरिया, और लास्ट है शाइनिंग पाथ ये है पेरू। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का संगठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। तो हैमरशोल्ड रिपोर्ट, राजेश्वर दयाल रिपोर्ट, ब्राह्मी रिपोर्ट, या फिर कोफी अन्नान रिपोर्ट। तो 70 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी रिपोर्ट। पैनल ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट का क्या नाम था? ब्राह्मी रिपोर्ट नाम था, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में कहां पर भारतीय सैन्य टुकड़ियों, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे? पश्चिमी सहारा, बोस्निया, हर्जेगोविना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिम सहारा में भी, बोस्निया में भी और हर्जेगोविना में भी पुलिसकर्मी सेवारत थे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं देश और दूसरी तरफ हमको दिए गए हैं ये हैं समस्याएं। तो देखो इसमें सबसे पहले है ये है श्रीलंका, तो ये है कच्छ टीबू। दूसरा है पाकिस्तान, ये है बुलर बैराज। नेपाल ये सुस्ता बॉर्डर, और बांग्लादेश ये न्यू मूरे आइलैंड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? सियाचिन विवाद, सर क्रीक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद या फिर दाहाग्राम विवाद। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, दाहाग्राम विवाद। तो दाहाग्राम विवाद इसका संबंध किससे है? इसका भारत व बांग्लादेश से है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं राज्य और दूसरी तरफ उनके अल्पसंख्यक समुदाय दिए गए हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले है ये है म्यांमार। तो म्यांमार में ये रोहिंग्यास। मलेशिया ये है तमिल्स। इंडोनेशिया ये है हिंदूज। और लाओस ये है वियतनामीज़। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2 3 1 4। तो रोहिंग्यास ये म्यांमार, जैसे कि आप जानते हैं म्यांमार का एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। हाल ही में म्यांमार में रोहिंग्यास व बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के मध्य संघर्ष के कारण ये समुदाय चर्चा में रहा था, है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। विवाद का मुद्दा क्या था? गैर कानूनी प्रव्रजन, प्राच्य विहार, एमराल्ड बुद्ध या फिर अल्पसंख्यक। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्राच्य विहार। क्या है? प्राच्य विहार इसमें राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।